मैं वैसे शहर का चर्चा कर रहा हूँ जो मेरे लिए ज्ञान की भूमि रही है और लगभग 2 दशक तक मैं बिताया हूँ। वो जगह है पटना, जिसे प्राचीन पाटलिपुत्र, इसका नाम पाटलिपुत्र था। और वास्तव में आज से लगभग 2500 साल पहले 483 में, जिस समय जो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण का टाइम है, तो गौतम बुद्ध उस समय इस शहर के बारे में भविष्यवाणी किए थे, क्योंकि उस समय शहर का स्थापना हो रहा था और इस शहर की स्थापना के पीछे अजातशत्रु के द्वारा किया जा रहा था इस शहर का स्थापना, और एक चौकी के रूप में स्थापित हो रहा था, इसलिए कि लिच्छवियों से विवाद होता था अक्सर पटना का, खास करके चुंगी को लेकर के, टैक्स को लेकर के। इस पर प्रख्यात हिस्टोरियन ए.एल. वाशम ने 1951 के जयपुर के इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के सेशन में अपना पेपर प्रेजेंट किया कि इसी आर्थिक कारण से पटना की शुरुआत हुई, पाटलिपुत्र की शुरुआत हुई। और उस समय गौतम बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि इदम अग नगरम भविष्यति पाटलिपुत्रम पाटलिपुत्रम पूर्ण वेदना, मतलब जहां भी आज निवास करते हैं पूरब के ओर, उसमें यह अग्र नगर होगा। लेकिन इस वीडियो बनाने के पीछे मकसद ये है कि गौतम बुद्ध ने जहां भविष्यवाणी की थी कि यह शहर एक अग्र नगर होगा, आज वाटर लॉगिंग से परेशान है। और वाटर लॉगिंग इस ढंग का है कि लोग भी परेशान हो चुके हैं, और ये हमेशा, मतलब हर साल की ये परेशानी है कि पटना का वाटर लॉगिंग के पीछे बहुत बड़ा कारण है कि कभी टाउन प्लानिंग ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि कैसा शहर का टोपोग्राफी है और किस ढंग से बसावट होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो आज भी पटना में लगभग पिछले 60 साल से टाउन प्लानिंग के द्वारा कोई स्पेसिफिक कोई ऐसा शहर कोई वैसा मोहल्ला बसाया नहीं गया और कोई वैसा काम हुआ नहीं, और जो भी है सब बेतरतीब ढंग से लोग बसे हुए हैं, और यही कारण है पटना के मुख्य रूप से वाटर लॉगिंग का। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर टाउन प्लानिंग को ये जानकारी रहती कि ये शहर का टोपोग्राफी कैसा है और इसके इतिहास को लेकर जानकारी रहती कि आखिर कारण क्या है। थोड़ा सा मैं इतिहास के पन्नों में लेकर चलता हूँ कि शहर के बारे में चंद्रगुप्त के टाइम में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, आज से लगभग 23-23.5 साल पहले, मान लीजिए कि उस समय जब चंद्रगुप्त के टाइम में जब मेगास्थनीज आते हैं यहाँ पर, तो मेगास्थनीज उस समय इस शहर के बारे में कहते हैं कि यह शहर के चारों ओर 177 मीटर चौड़ा चारों ओर से कैनाल बना हुआ है शहर के चारों ओर से, और शहर की जो लंबाई है वह 9.2 मील है और जो चौड़ाई है वह 1.67 मील है। मतलब उस समय का जो मेजरमेंट है वो 80 स्टेडिया और 15 स्टेडिया कहते हैं। और कहते हैं कि लकड़ी से पूरे शहर फोर्टिफाइड था। तो लकड़ी से इंडिया में फोर्टिफाइड 2 ही शहर है, एक उज्जैनी है और एक पाटलिपुत्र है। और इस पाटलिपुत्र के बारे में गौतम बुद्ध की भविष्यवाणी थी कि यह अग्र नगर होगा। अगर शहर का सही टाउन प्लानिंग रहता तो आज जैसे वेस्ट के कंट्री में, जैसे इटली में, जैसे वहाँ पर वेनिस में वाटर टैक्सी चलता है, आज इस शहर में भी वाटर टैक्सी चलता। अगर कैनाल सही ढंग से रहता तो, अगर शहर के भीतर जैसा कि टोपोग्राफी के अनुसार है, तो यहाँ पर वाटर टैक्सी चलता। और यह भी ईस्ट का वेनिस होता है शहर, ये अपने कम से कम सुंदरता के लिए और पर्यटन के लिए, और लोग कम से कम इस इन चीज़ों से बचाव भी होता कि जो वाटर लॉगिंग से लोग पूरे पटना शहर जो परेशान है, इससे बचाव भी होता। अब देखिए कि वास्तव में जो पटना शहर जो है, जिसमें कहते हैं कि 177 मीटर, मतलब एक 580 फीट चौड़ा और 45 फीट गहरा चारों ओर से, इसके चारों ओर से कैनाल था। और आज भी देखते हैं तो वाटर लॉगिंग कहीं कहीं दिखाई देता होगा कि पटना में चले जाते हैं तो सालिमपुर आहरा, मतलब आहरा का मतलब होता है कि यहाँ वाटर लॉग्ड एरिया हो। इसके बाद से पश्चिमी लोहानीपुर, आज से देखते हैं कि मछुआ टोली, जहाँ की मछुआरों की बस्ती होगी, नाला रोड वैसा ही लो लैंड का एरिया है, लंगर टोली जहाँ की जहाज के लंगर लगते होंगे, वैसे ही रामपुर, बहादुरपुर, आगे बढ़ते हुए मुसल्लमपुर हाट, गुड़ की मंडी होते हुए चले जाइए तो रिवर बैंक के किनारे किनारे, मतलब वो चले जाइए तो वहाँ दीदारगंज तक इस ढंग का स्ट्रक्चर है। अगर इधर की ओर देखते हैं तो कंकड़ बाग से लेकर के कंकड़ बाग, कुम्हरार, भागवत नगर होते हुए पूरे जाला के एरिया आगे बढ़ते हुए इस शहर के चारों ओर से कैनाल था। और ये कैनाल जो था वह, इसकी जो लंबाई थी वह 9.2 मील थी। पटना के बारे में भविष्यवाणी भी हुई है कि पटना को आंतरिक कलह से, आग से और बाढ़ से खतरा होगा। बाढ़ से तो परेशानी हम लोग देख ही रहे हैं। और यही नहीं,
जैन ग्रंथ तितलोहोगली पैनिया में यह वर्णन है कि 575 एडी में 575 एडी में उस समय भादो के महीने में भाद्रपद में 17 दिन तक लगातार बारिश हुई और इसमें कई भिक्षु बह गए। ह्वेनसांग जिस समय आते हैं पटना में, जिसका ट्रांसलेशन सैमुअल बिल ने किया है और टी वाटर्स ने किया है, एक बताते हैं अपने अनुवाद में कि यह 1000 लोगों की बस्ती है और एक कहते हैं कि यह 1000 घर के आसपास होगा। खैर अनुवाद कुछ भी हो, अगर 1000 घर भी होगा तो 5-6 हज़ार से अधिक लोग नहीं रहते होंगे और वो एरिया जो होगा वो गंगा के किनारे किनारे का एरिया होगा निश्चित रूप से, क्योंकि वहीं उस ढंग का लैंड है कि जहाँ लोग रह सकते हैं। अब पटना के बारे में जो कहा गया है कि पटना कहा गया है इसके लिए अनुशोनम, कि पटना सोन के किनारे था। ह्वेनसांग ये कहता भी है कि मैं उतरने के बाद से, गंगा पार करने के बाद से मैं 1 योजन तक चला तब पाटलिपुत्र शहर में पहुंचा। गंगा से अवश्य कटाव हुआ है, लेकिन जो प्राचीन जो पाटलिपुत्र था यह सोन के किनारे था और सोन नदी गंगा नदी के पैरेलल बहती थी, कहीं पूरब की ओर जाकर के मिलती थी। तो पटना मुख्य रूप से उस समय का पाटलिपुत्र जो था वह सोन नदी के किनारे था और इसके चारों ओर से कैनाल था। चारों ओर से जो कैनाल बता रहे हैं कि एक तो कैनाल जो हो गया जो रेलवे लाइन के उत्तर की ओर हो गया, यहाँ सालिमपुर आहरा से होते हुए, लोहानीपुर होते हुए, मछुआ टोली, लंगर टोली होते हुए ये सीधा आगे बढ़ जाता था। और दूसरा जो कैनाल था वो उस साइड में चले जाएगी तो कंकड़बाग का एरिया पूरा पकड़े हुए, वैसा ही लो लैंड एरिया और दीदारगंज तक। सबसे बड़ी बात है कि पटना के बारे में जो कहा गया है कि यह शहर लकड़ी से फोर्टिफाइड था, तो हम ये भी देखते हैं कि नेपाली शखुआ पटना में 14 जगह से मिले हुए हैं और ये 14 जगह जो है ये सारे वही एरिया हैं जो कि लोहानीपुर, इसके बाद से आपको रामपुर, बहादुरपुर, इसके बाद से वहीं आगे बढ़ते हुए मंगल तालाब, तुलसी मंडी, वो सारे एरिया जो हैं। इधर की ओर देखते हैं तो कंकड़बाग जो पुराना टेम्पू बस स्टैंड था, जो टेम्पू स्टैंड था वहाँ से होते हुए और इधर के ओर से आपका नया टोला दाऊद बीघा होते हुए इस ढंग से मिले हुए हैं, खरौनिया में मिले हुए हैं। इसके बाद से कुम्हरार में जो कि 3rd काउंसिल का जो जगह था जहाँ की अशोकाराम जिसके बारे में कहा गया है, जिस जगह को पहले तो लोग उसको पहले से मान रहे थे लेकिन वो अशोकाराम है। इस ढंग से पाटलिपुत्र जो था वो चारों ओर से कैनाल से था। अब टाउन प्लानिंग के विजन नहीं होने के चलते, उसमें किसी आर्कियोलॉजी के अच्छे ज्ञाता के नहीं होने के चलते, आर्कियोलॉजिस्ट की सहायता नहीं होने के चलते, आर्कियोलॉजिस्ट की सहायता नहीं ले जाने के चलते, और दूसरा बात कि कहीं भी लोग बेतरतीब ढंग से बिना प्लानिंग के अनुसार जो घर बना लिए, और ये घर बनाने के कारण है कि ये पूरे पटना जो शहर है ये चारों ओर से जब भी बरसात का पानी आता है तो पूरे शहर जलमग्न हो जाता है। क्योंकि जो मान लीजिए कि उस समय का जो 177 मीटर का जो कैनाल टाइप का जगह है और वो अब बढ़ करके, क्योंकि लोग उसमें मिट्टी भर गया होगा और वो 300-400 मीटर का वो जगह ले लिया दोनों साइड से, और जो 45 फीट 30 क्यूबिक लिखा गया है, तो 45 फीट की जो गहराई थी वो समय के साथ वो गहराई भर गई है, लेकिन अभी भी वो लो लैंड है। अगर इस लो लैंड को, अगर मैं ही कह रहा था कि अगर इस लो लैंड को अगर वाटर कैनाल के रूप में अगर बसाया गया रहता, वाटर कैनाल अगर निकाल दिया गया रहता इस लो लैंड में, अगर यहाँ पर वाटर कैनाल रहता तो ये शहर आज ईस्ट का वेनिस रहता। वेनिस की तरह लोग यहाँ वाटर टैक्सी यूज करते। आज पटना में जो मेट्रो चलने की बात होती है वह वाटर मेट्रो चलता, लेकिन दुर्भाग्य है, मतलब निकम्मापन का, टाउन प्लानिंग का और अधिकारी तंत्र का, इसके चलते पूरे पटना एक नरक में तब्दील हो गया है और इतनी परेशानी हो रही है। यह पाटलिपुत्र अपना एक गौरव के साथ है, जो कि लगभग पूरे जिस समय पाटलिपुत्र राजधानी हुई है उदयन के टाइम में, उदयन का टाइम जो है वो 459 BC है। अब 459 BC का मतलब ये होता है कि अपने शासन के चौथे साल में, मतलब 455 में वो पाटलिपुत्र को राजधानी घोषित करते हैं। और उस समय से लेकर के हय्यक वंश, शिशुनाग वंश से होते हुए मौर्य काल में, नंदकाल, मौर्य काल में आगे चल करके भी ये टाउन अपने पीक पर रहता है। गुप्त काल में भी ये टाउन उस ढंग से अपने चरम पर रहता है। लेकिन आगे जब वैसा दौर आता है, जब व्यापार वाणिज्य का ह्रास होता है, जब कुछ वैसे कारण हावी हो जाते हैं, राजनीतिक केंद्र का अभाव हो जाता है यहाँ पर, बल्कि दूसरे जगह कैपिटल के रूप में भारत का कैपिटल दूसरी जगह शिफ्ट कर जाता है,
कन्नौज गतिविधि का केंद्र हो जाता है तो पाटलिपुत्र का ह्रास होता है। हम वेंसांग के टाइम में देख रहे हैं कि पाटलिपुत्र एक उजड़ा हुआ शहर है। तो आज जो स्थिति है कि पटना का जो चारों ओर जो वाटर जलमग्न एरिया है, जो कि एक बहुत सुव्यवस्थित शहर हो सकता था, बहुत ही सुव्यवस्थित होता, चाहे पर्यटन की दृष्टि से, रहने की दृष्टि से या हर एंगल से, लेकिन ये टाउन प्लानिंग के पास वैसा विजन नहीं रहा और भ्रष्ट अधिकारी तंत्र में लोग किसी न किसी रूप में हर जगह लोगों को बसने पर कोई रोक नहीं रहा, लोग जहां मन किया वहां घर बनाए। और यही कारण है कि आज पटना में इस ढंग से वाटर लॉगिंग है और ये पटना शहर की परेशानी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगर सरकार अभी भी ध्यान दे कि इसको वाटर लॉगिंग का सही उपाय क्या है और कम से कम इसमें आर्कियोलॉजिस्ट और टाउन प्लानिंग और सारे लोग मिल करके बैठ करके बात करें यहाँ कैसे इससे निजात पाया जा सकता है, तो एक सुंदर और बेहतर शहर हो सकता है। और यह जो गौतम बुद्ध भविष्यवाणी की थी कि इदम अग्नगरम भविष्यति पाटलिपुत्रम कूटभेदनम, उस सपने को साकार हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।